नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए बुधवार को कई घोषणाएं की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा पराली जलाने को लेकर किसानों पर दर्ज हुए सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए गन्ना सत्र से किसानों का बकाया पिछला पूरा भुगतान तुरंत कराया जाए। सीएम योगी ने बीते दिन प्रदेश भर में किसानों के साथ वर्चुअल संवाद भी किया। इस दौरान गन्ना किसानों ने भुगतान और गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की बात रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित लोगों को चीनी संघ, गन्ना किसान यूनियन आदि से बातचीत कर जल्द ही गन्ना मूल्य बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया जाए। अन्नदाता किसान सर्दी, गर्मी, बरसात, महामारी हो, सामान्य दिनचर्या हो, अपनी मेहनत से धरती माता से अन्न लहलाने का कार्य भी करता है, हर एक का पेट भरने का कार्य करता है। और ये जो कार्य होता है बहुत अभिनंदनीय जो कार्य है। खासतौर पर पिछले 1.5 साल से अधिक समय से तो हम लोग जूझ रहे हैं कोरोना से। मैंने देखा कि कोरोना ने दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पूरी तरह प्रभावित हुई, लेकिन कोरोना का डट करके मुकाबला अगर किसी एक ने किया हो, अन्नदाता किसानों ने किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पंजाब में गन्ने की कीमत 360 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने के फैसले को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार ने बीते 3 साल में फूटी कौड़ी नहीं बढ़ाई, जबकि सरकार में आने से पहले 400 रुपए गन्ना मूल्य करने का वादा किया था। अब यदि कोई किसान आवाज उठाता है तो उसे देख लेने जैसी धमकी भी दी जाती है। तो वहीं गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने प्रियंका गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव किसान नहीं है, कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार पार्टी है। राजनीति के लिए आलोचना करना उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश के 1.5 करोड़ बकायेदार बिजली उपभोक्ता के लिए राहत भरी खबर है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि छोटे बकायेदार उपभोक्ताओं के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। बिजली विभाग का अमला बाकायदा दरों के घर घर जाकर उन्हें बिल जमा करने के लिए प्रेरित करेगा। वहीं पावर कॉर्पोरेशन के प्रदेश में 2 करोड़ 90 लाख उपभोक्ता है। शहरी क्षेत्र के 90 लाख उपभोक्ताओं में 70 लाख उपभोक्ता बिल जमा कर रहे हैं। 20 लाख शहरी उपभोक्ता पर बकाया है। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो कुल 1 करोड़ 85 लाख 1 करोड़ 30 लाख उपभोक्ताओं पर बिल बकाया है। ऊर्जा विभाग का घाटा 90,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। इसके बावजूद भी ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बकाया बिल के आधार पर छोटे उपभोक्ताओं के कनेक्शन न काटे जाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 4 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। आपको बता दें, महामहिम का उत्तर प्रदेश दौरा है और अपने दौरे के दौरान महामहिम राजधानी लखनऊ के अलावा गोरखपुर और अयोध्या में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति सुबह 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद अपने विशेष विमान से अमौसी स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचेंगे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सूबे के मुखिया आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से राष्ट्रपति सड़क मार्ग से सीधे राजभवन पहुंचेगी। राजभवन में दोपहर का भोजन और विश्राम करने के बाद शाम 5 बजे राष्ट्रपति बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे, जहां 5:40 पर उनका भाषण होगा। इसके बाद शाम 6:15 बजे वापस लौट आएंगे। इसी खबर के साथ अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं, लाइव अपडेट लेते हैं। अनूप जी, आज महामहिम का दौरा उत्तर प्रदेश में है, किस तरीके की तैयारी है पूरे सूबे में? देखिए
अभिषेक, 4 दिवसीय दौरा उत्तर प्रदेश में महामहिम रामनाथ कोविंद का है। ऐसे में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हम इस वक्त राजभवन पर खड़े हैं। करीब 11:30 बजे महामहिम का जो विशेष विमान है वो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पहुंचेगा और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल वहां पर स्वागत करेंगी। पूरे रास्ते में स्वागत के जो बोर्ड लगाए गए हैं, पूरी जिस तरीके से रूट डाइवर्जन किया गया है ताकि महामहिम के साथ साथ और आने जाने वाले लोगों को जो दिक्कत न हो, यहाँ पर राजभवन के बाहर भी चारों तरफ जिस तरीके से पुलिस का पहरा विशेष तौर से लगाया गया है ताकि कुछ सुरक्षा के मद्देनजर किसी प्रकार की दिक्कत न हो। पहले से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने के बाद दूसरी बार इनका यह दौरा है। यहाँ राजभवन के पास करीब 4:50 पर यहाँ से वहां पर कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जहां पर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी पर जाकर के वहां पर जो कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां उद्बोधन के बाद फिर शाम को आज यहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे राजभवन में और अगले दिन का कार्यक्रम भी लखनऊ में है, क्योंकि 2 दिन लखनऊ में निवास करने वाले, 2 दिन लगातार कार्यक्रम है और तीसरे दिन गोरखपुर और चौथे दिन वहां अयोध्या में जाकर रामलला के दर्शन करेंगे और वहां पर उसके बाद फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो सुरक्षा के मद्देनजर खासकर जिस तरीके से लोगों के अंदर और खासकर दूसरी बार आ रहे हैं तो महामहिम को लेकर स्वागत की तैयारियां हैं। जगह बोर्ड लगाए गए हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल उत्तर प्रदेश की हैं, वहां पर स्वागत के लिए पहुंचेंगी। अभिषेक जी बिल्कुल अनूप जी, अगर बात की जाए तो बहुत सारे कार्यक्रम भी रखे गए हैं, चाहे वो मूर्ति का अनावरण हो, चाहे वो लोगों को प्रोत्साहन की बात हो। इस तरीके के कार्यक्रम लोगों को कितना मोटिवेट करेंगे? देखिए, जिस तरीके से एक पूरे देश का जो मुखिया कहीं न कहीं जब आता है कुछ आशाएं जरूर होती हैं, तो खासकर 4 दिवसीय दौरा उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में लोगों की उम्मीद है कि कार्यक्रम में कोई बात हो, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ हो सकता कुछ मिले या फिर इस तरीके से आशाएं रहती हैं। ठीक उसी प्रकार से हैं, लगातार उनके कार्यक्रम है 4 दिन, चूंकि काफी लंबा समय होता है, 4 दिन उत्तर प्रदेश में रहेंगे, तो ऐसे में उसका गृह जनपद भी कानपुर देहात में है, तो वहां से लगाकर पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं आशाएं जरूर हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके कार्यक्रम है, चाहे वो बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का हो, फिर उसके बाद कल पीजीआई भी उनका एक कार्यक्रम है और सैनिक स्कूल में वहां पर जाएंगे, तो लगातार कार्यक्रम है, लोगों की उम्मीदें हैं। ऐसे में क्या कुछ वो उनका उद्बोधन में कुछ कहते हैं, फिलहाल ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। अभिषेक, चलिए अनूप जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। कानपुर नगर निगम ने शहर के बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। बीते दिन नगर निगम की टीम फोर्स के साथ बड़ा चौराहा पहुंची और शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल जेड स्क्वायर को सील कर दिया। मॉल के ऊपर हाउस टैक्स और वाटर टैक्स मिलाकर करीब 26 करोड़ रुपए बकाया है। कई नोटिस देने के बाद भी मॉल के मैनेजिंग डायरेक्टर ताहिर हुसैन ने एक भी पैसा जमा नहीं किया। इसके बाद ये एक्शन लिया गया। अपर नगर आयुक्त अरविंद राय ने बताया कि मॉल के ऊपर करीब हाउस टैक्स का 13.36 करोड़ यानी 13 करोड़ 36 लाख के लगभग बकाया है। कई नोटिस देने के बाद भी टैक्स नहीं जमा किया गया। इसके बाद नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत सीलिंग की कार्रवाई की गई। टैक्स न देने पर कुर्की भी की जा सकती है। कानपुर के परजेवी रोड पर आज सुबह एक जर्जर मकान भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में एक मजदूर युवक की पत्नी और दोनों बच्चे मलबे में दब गए। शोर शराबा सुनकर दौड़े इलाके के लोग, जो कि बेकनगंज पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने लोगों की मदद की और मलबे से फंसे लोगों को बाहर निकालने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला और उसके दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। पत्नी और बच्चों की मौत से मजदूर राजू का रो रो कर बुरा हाल है। इंस्पेक्टर ने बताया कि मकान काफी जर्जर था। नगर निगम को भी सूचना दे दी गई। मौके से मलबे को हटाया जा रहा है। खबर आगरा से है। आगरा के डौकी, ताजगंज और शमशाबाद में शराब पीने के बाद 10 लोगों की मौत हो गई। 6 शवों के पोस्टमार्टम हुए, 4 का बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार कर दिया गया। एडीजी ने अपने जांच में सभी 10 मौतों का कारण जहरीली शराब को माना है, क्योंकि अब विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में भी स्पष्ट हो गया कि गांवों में जहरीली शराब से ही लोगों की मौत हुई थी। प्रशासन लगातार ग्रामीणों के आरोपों को गलत बता रहा था। इसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद विधि प्रयोगशाला
प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि पेय पदार्थ में मिथाइल अल्कोहल था और इन लोगों की मौत जहरीली शराब के पीने से हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लेकर उत्तर प्रदेश में विरोध और सियासत लगातार जारी है। ताजा मामला भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। यहां के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया था। इसके बाद अब छात्रों के नाम से यूनिवर्सिटी कैंपस में कई जगह पोस्टर भी चस्पा दिए गए। इनमें वाइस चांसलर की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर संवेदना जताए जाने को गलत बताते हुए इसका विरोध किया गया था। यूनिवर्सिटी कैंपस में लगे इन पोस्टर में वाइस चांसलर की शोक संवेदना को शर्मनाक बताया गया। हालांकि एएमयू प्रशासन ने इसे अराजक तत्वों की करतूत बताकर इन पोस्टरों को हटवा दिया है। आगरा की महिला कांस्टेबल ने वर्दी पहनकर और कमर में रिवॉल्वर लगाकर वीडियो बनाया है। वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड भी कर दिया। वीडियो वायरल होते ही एएसपी मुनिराज तक पहुंच गया। उन्होंने इसे वर्दी का अपमान बताते हुए वीडियो बनाने वाली कांस्टेबल प्रियंका मिश्रा को लाइन हाजिर कर दिया। इस वीडियो पर प्रियंका को लाइन हाजिर किया गया। उसमें फिल्मी डायलॉग पर कमर में रिवॉल्वर लगाकर एक्टिंग भी की है, जो कि हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। इसमें बैकग्राउंड में डायलॉग बोला जा रहा है कि हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश में रंगबाजी क्या होती है यह हम तुम्हें दिखाते हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही एएसपी ने यह कार्रवाई की है और सीओ दीक्षा सिंह को महिला कांस्टेबल के खिलाफ जांच के आदेश दिए। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश। रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं। न गुंडई पे गाना बनाते हैं, न गाड़ी पे जाट गुज्जर लिखाते हैं। हमारे यहाँ 5-5 साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं। तो यूपी में आरोप प्रत्यारोप का क्रम भी तेज हो गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बाद अब सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने प्रयागराज कुंभ पर सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से इसकी जांच कराने की मांग की। उन्होंने यह तक कह दिया कि जांच के बाद अगर योगी जेल नहीं गए तो राजनीति छोड़ दूंगा। राजभर ने कहा कि कुंभ पर सीएजी रिपोर्ट के मामले की जांच सीबीआई या फिर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से करा दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शायर मुनव्वर राना के फरार चल रहे बेटे तबरेज राना को शहर कोतवाल और एसओजी टीम ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। तबरेज राना पर खुद पर गोली चलवाने का आरोप है। वहीं पुलिस ने इस साजिश में शामिल 4 शूटरों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना पर बीते 28 जून को रायबरेली के त्रिपुला चौराहे के पास हमला हुआ था। इस मामले में तबरेज ने अपने चाचा और अन्य परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब इसकी जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ था कि तबरेज राणा ने ही पैतृक संपत्ति को बेचने के बाद अपने चाचा और चचेरे भाई को फंसाने के लिए बीते 28 जून की शाम लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर शहर कोतवाली के त्रिपुला चौराहे के पास स्थित पेट्रोल पंप के बाहर खुद पर ही गोली चलवाई थी। खबर अब उत्तराखंड से जुड़ी हुई। आज मानसून सत्र का चौथा दिन है। एक तरफ सरकार आम जनता और सरकारी कर्मचारियों को सौगातें दे रही है, दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है। वहीं उत्तराखंड राज्य के स्वास्थ्य सिस्टम पर कैग यानी कि सीएजी की रिपोर्ट में गंभीर सवाल उठते रहे। राज्य में स्वास्थ्य संसाधनों के मानक मापदंड निर्धारित नहीं है। इससे पहले भी भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक यानी कि आईपीएचसी को न अपनाए जाने पर सवाल उठते रहे। अस्पतालों में स्वीकृत पदों से कम संख्या में डॉक्टर और नर्स उपलब्ध है, इस पर भी विपक्ष कई बार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आज अब सरकार के द्वारा इसमें सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। हमारे संवाददाता अजीत और धनंजय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं देहरादून से। अजीत के पास सबसे पहले चलते हैं। अजीत, आज चौथा दिन है मानसून सत्र का और मानसून सत्र में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? सबसे बड़ी बात है कि आज सीएजी की रिपोर्ट भी पेश होगी।
बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र गतिमान है और लगातार विपक्ष तमाम मुद्दे लेकर सदन में उपस्थित हो रहा है। आज की ही अगर बात की जाए तो विपक्ष साइकिल यात्रा के माध्यम से सदन तक पहुंचा है और सीधे तौर पर एक विरोध प्रदर्शन किया गया है बढ़ती महंगाई को लेकर। अब ये थी सदन के बाहर की बात। सदन के भीतर का हाल ये होगा कि जब सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत होगी तो उसमें से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, विपक्ष इसको हाथों हाथ लेने का काम करेगा। अभी तक का जो हाल रहा है वो ये रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट जब जब प्रस्तुत हुई उसमें कई खामियां निकल कर आई है। सरकार की तरफ से तमाम जो दिक्कतें होती थी वो सीएजी की रिपोर्ट में उनका खुलासा हुआ है। तो अगर विपक्ष के हाथों ये सब चीजें लगती है तो विपक्ष तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने का यहाँ पर काम करेगा और हो हल्ला मचना तय है। जब सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत होगी तो उम्मीद यह है कि आने वाले समय में जब सदन का प्रश्नकाल शुरू होगा तो प्रश्नकाल में तो सरकार को घेरने का काम विपक्ष करेगा ही। उसके बाद जो तमाम रिपोर्टें सदन के पटल पर प्रस्तुत होगी तो उसमें भी सरकार पर हमलावर रुख रहेगा। लेकिन अजीत, अगर देखा जाए तो सीएजी की जो रिपोर्ट होगी, विपक्ष के पास ये मुद्दा कितना हावी हो सकता है, विपक्ष के पास कितने सारी चीजें हैं, सबूत है जिसके आधार पर सरकार को घेर सकती है? बिल्कुल, अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष बढ़ती महंगाई को लेकर अभी सड़क पर प्रदर्शन कर चुका है और तमाम नारेबाजी सरकार के विरोध में उनकी हो चुकी है। अब सदन के भीतर प्रश्नकाल जब शुरू होगा तो बीते रोज भी हमने देखा कि प्रश्नकाल में सरकार को घेरने की पूरी कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई। तमाम तरह के सवालों के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नजर आया और जब तमाम तरह की जो बातें अन्य मुद्दों पर होने लगी तो उसमें भी सरकार को घेरने का काम किया है। अब आज की अगर कार्रवाई की बात की जाए तो तमाम प्रश्न लगे हैं प्रश्नकाल में और लगभग 1 घंटा 20 मिनट का ये प्रश्नकाल होता है। उसमें सरकार किन किन मुद्दों पर सरकार संतुष्ट कर सकती है विपक्ष को, ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद जब सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी तो उसमें क्या कुछ अनियमितता या खामियां निकलकर सामने आती हैं, उनको विपक्ष किस तरह से लपकता है, इसका भी इंतजार रहेगा। बिल्कुल अजीत जी, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ धनंजय डोडियाल जुड़ गए हैं। धनंजय, आपके पास आएंगे। धनंजय, जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है, मानसून के सत्र में दिन कम है क्योंकि आज चौथा दिन है और 5 दिन ही मानसून सत्र है। विपक्ष की बात की जाए, विपक्ष लगातार हमलावर है। अब आज की कार्रवाई किस तरीके से चल सकती है, विपक्ष कौन कौन से मुद्दे को लेकर सदन में पेश होगा? देखिए, निश्चित तौर जैसे मेरे सहयोगी अजीत बता रहे थे कि अभी कुछ देर पहले जो नेता फंसे उनके साथ में तमाम विधायक जो साइकिल पर चलकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि उससे कुछ दूर पहले बैरिकेड उनको रोका भी गया, पुलिस द्वारा रोका गया, लेकिन लगातार विपक्ष अपनी मांगों को विधानसभा की पटल में रख रहा है। खासकर कल की बात करूं तो कल 27 अगस्त होगा, जो कांग्रेस है तमाम लापा दफ्तर के साथ विधानसभा कूद करेगी, चाहे महंगाई का मुद्दा हो या सशक्त भू कानून का मुद्दा या उत्तराखंड को ओबीसी को बनाए जाने का मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों के लिए विपक्ष लगातार सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने का काम करे और सरकार चाहती है कि विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा ना हो कि जो सदन के पटल पर रख सके। लेकिन क्योंकि विपक्ष का काम होता है, लेकिन विपक्ष जरूर अपनी भूमिका निभा रहा है। लेकिन ऐसे बड़ा सवाल ये कि तमाम जो राजनीतिक दल है, चाहे क्षेत्रीय दल यूकेडी हो या तमाम राजनीतिक दल है, क्योंकि सबसे बड़ी मांग उत्तराखंड में भू कानून की उठ रही है, देवस्थानम बोर्ड की उठ रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष पहले ही हंगामा कर कल भी एक तरफ सड़क में सदन में हंगामा होगा तो दूसरी तरफ कांग्रेस सड़क में हंगामा इसको लेकर कर सकती थी। लेकिन धनंजय, इस मानसूनी सत्र को देखा जाए और दूसरी तरफ सीएम धामी का पहला सत्र है और सीएम धामी लगातार चाहे वो कर्मचारियों को ही हो या फिर आम लोगों को सौगातें दे रहे हैं, इसका असर आने वाले चुनाव में कितना पड़ेगा? निश्चित तौर देखिए, कांग्रेस लगातार ये पूछ रही कि आगे 4.5 साल बीजेपी सरकार ने किया है क्या है, क्योंकि तीसरा मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला है, प्रताप सिंह धामी के रूप में मिला है। तो धामी भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आगामी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव होना है 2022 में, ऐसे में सरकार की मंशा ये रहेगी किस तरीके से उत्तराखंड के जो युवा हैं, जो बेरोजगारी, इसको लुभा सके, किस तरीके से लोगों को जो है ये कह सके कि सरकार ने बेहतरीन काम किया है। कि सरकार एक तरफ से अपनी तरफ से पूरा काम करेगी, लेकिन विपक्ष लगातार इन मुद्दों को उठाती रहेगी। जी चलिए धनंजय, तमाम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अजीत, एक सवाल आपसे है, जिस तरीके से सरकार लगातार सौगातें दे रही है, चाहे वो कर्मचारियों की बात हो चाहे आम जनता की बात हो, इसका असर आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, और जब बीजेपी लोगों के बीच में जाएगी तब लोगों से कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा?
बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड सरकार की बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी खुद सदन के भीतर मौजूद हैं। अमूमन देखा यह जाता था कि नेता सदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या किसी भी अन्य नेता सदन की बात की जाए वो विधानसभा में मौजूद जरूर होते थे, लेकिन अपने कक्ष में वो जरूरी सरकारी कामकाज निपटाते हुए नजर आते थे। लेकिन इस सत्र की अगर बात की जाए तो नेता सदन के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सदन के भीतर मौजूद हैं और कोई भी सवाल अगर विपक्ष की तरफ से उठाया जाता है और संभावित विभागीय मंत्री उसका जवाब देने में कहीं पर अगर फंसता हुआ नजर आता है तो खुद नेता सदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मोर्चा संभाल रहे हैं और विपक्ष को संतुष्ट करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष की अगर बात की जाए तो वो जरूर सरकार पर हमलावर है, लेकिन नेता सदन के जब जवाब सामने आ जाते हैं तो विपक्ष के पास भी ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं बचता है। कल की ही अगर बात की जाए तो एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर की थी कि जो एक महंगाई भत्ता था उसको बढ़ाने का काम किया था और 28% 1 सितंबर से वो लागू कर दिया जाएगा। दूसरा जो बड़ा सवाल था सदन के भीतर विपक्ष की तरफ से उठाया गया था वो था पुलिस ग्रेड पे को लेकर। उसमें लगातार सवाल उठ रहा था, परिजन जो है पुलिस कर्मियों के वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। बिल्कुल, तो अजीत अब देखने वाली बात यही होगी कि सदन के अंदर आज क्या कुछ होने वाला है। अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राजधानी देहरादून में मौसम के बदले मिजाज के चलते मंगलवार देर रात शाम को शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने राजधानी और आसपास के इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया। लगातार कई घंटों की मूसलाधार बारिश के चलते दर्जन भर इलाकों में जलभराव हो गया। कई चौराहों पर जलभराव होने से लोगों को भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। मूसलाधार बारिश के चलते नाले भी उफान पर हैं और कई इलाकों में जलभराव से लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल में एक तरफ आम जनता कई समस्याओं से जूझ रही है तो दूसरी तरफ इस महामारी में भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल फर्जी काम करने में भी बिल्कुल भी चूक नहीं कर रहे। इसी के चलते अब प्राइवेट अस्पतालों पर शिकंजा कसा जा रहा। कोविड-19 में आम जनता से इलाज के लिए पैसों का डीजी हेल्थ ने देहरादून सीएमओ से 2 दिन के अंदर जवाब मांगा है। इस बात की जानकारी खुद डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा ने दी है। अफगानिस्तान में लगातार बदले हालात के बीच आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अफगानिस्तान को लेकर सरकार का क्या रुख रहेगा और अब तक अपने लोगों और देश के हितों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ किया गया, इस पर विदेश मंत्री जानकारी देंगे। सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, वहीं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, मीनाक्षी लेखी और राजकुमार रंजन भी शामिल होंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वाणिज्य और मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। बैठक की मेजबानी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला भी रहेंगे और साथ ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी से सुदीप और राज्यसभा में पार्टी नेता सुकेंद्र शेखर राय, एनसीपी से शरद पवार रहेंगे। सांसद ये सभी मौजूद रहेंगे और छोटे बड़े दलों को भी न्योता दिया गया है। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।